अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हो श्योर शॉर्ट सीरीज इज इन प्रोसेस और आज के लिए हम आपके लिए चैप्टर लाए हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 11th। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दैट इज डिफाइन सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्रीज। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं सिस्टम से। सिस्टम क्या होता है इस चीज को पहले सीखते हैं, उसके बाद सराउंडिंग, उसके बाद बाउंड्री। एनीथिंग which is under scientific observation, anything which is under scientific observation is called as system. अब ये एनीथिंग क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। कुछ भी जो अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हो बच्चे, उसे हम कहते हैं सिस्टम। और ये जो सिस्टम हो सकता है इट मे बी रीजन इन अ स्पेस, और अगर मैं रीजन की बात करूं स्पेस में, तो इसमें हमारे पास आ सकता है एरिया और आ सकता है वॉल्यूम। और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं वॉल्यूम कंट्रोल्ड सिस्टम। तो अगर हमारे पास अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एरिया है, वॉल्यूम है, तो हम इसे वॉल्यूम कंट्रोल्ड सिस्टम कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर अगर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के अंडर है, तो हम इसे कहते हैं मास कंट्रोल्ड सिस्टम। ध्यान से, मास कंट्रोल्ड सिस्टम। तो एनीथिंग विच इज अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, ये वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है, ये मास कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है। और हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, वो भाई साहब 3 किस्म के होते हैं। उनमें से अगर मैं यहां से एक बॉक्स बनाऊं, इसमें हम लिखेंगे एनर्जी, या यहां से लिखेंगे हम मैटर। असल में थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम और सराउंडिंग को स्टडी करते हैं अलॉन्ग विद द बाउंड्री। और 2 ही चीजें होती है, इंट्रैक्शन असल में होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और ये इंट्रैक्शन 2 टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकती है एनर्जी की इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और दूसरी हो सकती है इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। तो यही अगर मैं एनर्जी इंट्रैक्शन की बेसिस पे क्लासिफाई करूं सिस्टम्स को, या मैटर इंट्रैक्शन की बेसिस पे सिस्टम को क्लासिफाई करना चाहूं, तो बच्चे हमारे पास 3 सिस्टम्स आते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारे पास होता है एक सिस्टम जिसे कहते हैं ओपन सिस्टम, और दूसरा सिस्टम हमारे पास होता है जिसे कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारे पास 3 सिस्टम्स होते हैं बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शंस ऑफ एनर्जी एंड बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शंस ऑफ मैटर। अगर मैं बोलूं कि सर एनर्जी की भी इंट्रैक्शन होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और हमारे पास मैटर की भी इंट्रैक्शन होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उस वाले सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम, जिसमें एनर्जी इंट्रैक्शन भी होती है और जिसमें मैटर की इंट्रैक्शन भी होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल लूं, मैं कप ऑफ हॉट टी ले सकता हूं, जिसमें मैटर की भी इंट्रैक्शन होगी और जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा। या इसी केस में हम दूसरी एग्जाम्पल लिख सकते हैं ह्यूमन बीइंग।
हम भी एक ओपन सिस्टम की एग्जाम्पल ही है। दूसरी बात, अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन होता है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें मैटर का इंटरेक्शन नहीं होता। सर इसमें अगर कोई एग्जाम्पल लेंगे हम, दैट विल बी द कुकर, या मैं बोलूं प्रेशर कुकर। उसके बाद अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, इसमें ना ही एनर्जी की इंटरेक्शन होती है और ना ही बच्चे इसमें मैटर की इंटरेक्शन होती है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें कोई भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ना ही एनर्जी की इंटरेक्शन ना ही मैटर की इंटरेक्शन। तो इस केस में हम दो एग्जांपल्स देंगे, एक यूनिवर्स जो 100% आइसोलेटेड होता है, और डेली लाइफ की अगर कुछ एप्लीकेशंस लेंगे तो इसमें से एग्जाम्पल लेंगे तो अगर मैं थर्मोस फ्लास्क की बात करूं जो मार्केट में आता है, दिस इज नॉट 100% आइसोलेटेड, लेकिन टू सम एक्शन हम कह सकते हैं फॉर टाइम बीइंग दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता, जिसमें मैटर का इंटरेक्शन नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो सिस्टम हमारे पास क्या है? एनीथिंग विच इज अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इट्स कॉल्ड एज सिस्टम। और ये सिस्टम वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, ये मास कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। अगर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर है या कोई रीजन इन स्पेस है तो वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम, और अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर है देन इट इज अ मास कंट्रोल सिस्टम। समझ में आया? और इंट्रैक्शन जो होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उस बेसिस पे हमारे पास सिस्टम के तीन टाइप्स आते हैं। हम क्लासिफाई सिस्टम को तीन टाइप्स में करते हैं। वन इज द ओपन सिस्टम, अनदर इज द क्लोज्ड सिस्टम एंड अनदर इज द आइसोलेटेड सिस्टम। जो बच्चे ओपन सिस्टम होता है जिसमें ना इसमें एनर्जी की भी इंटरेक्शन होती है, इसमें मैटर की भी इंटरेक्शन होती है। लेकिन जो क्लोज्ड सिस्टम है इसमें एनर्जी की इंटरेक्शन ऑब्वियसली होती है लेकिन मैटर की इंटरेक्शन नहीं होती। और आइसोलेटेड सिस्टम में इसमें एनर्जी की इंटरेक्शन भी नहीं होती और साथ में मैटर की इंटरेक्शन भी नहीं होती, जिसमें हमने एग्जांपल कोट की, दैट इज यूनिवर्स, दैट इज 100% आइसोलेटेड। लेकिन अगर मैं डेली लाइफ की कोई एग्जांपल लूं, दैट इज अ थर्मोस फ्लास्क, जो हमारे पास एक बोतल आती है जिसमें पानी अगर हम रखिए वो बहुत वक्त के लिए गर्म रह सकता है। इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है फॉर अ टाइम बीइंग, नॉट फॉर द ऑल, लेकिन और मैटर का ट्रांसफर भी नहीं होता क्योंकि द सिस्टम इज क्लोज्ड। नाउ दिस वाज द सिस्टम। और इसके बाद हमसे पूछा गया है सराउंडिंग के बारे में और पूछा गया है बाउंड्रीज के बारे में। तो अगर हम सराउंडिंग को कोट करें, सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग anything outside the system, anything outside the system is surrounding। कुछ भी सिस्टम के बाहर जो भी हो उसे हम बच्चे सराउंडिंग कहते हैं, प्रोवाइडेड, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, प्रोवाइडेड it should be in interaction, it should be in interaction, it should be in interaction with system। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी हो जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में हो तो उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। अब मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम है, मान लो ये एक सिस्टम है और इसमें हमने मान लिया कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स है। दिस इज द पिस्टन। क्लियर? इस सिस्टम जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, मान लो ये हमारे पास अभी एक सिस्टम है और इसके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, अगर मैं इस एरिया को पिक करूं, अगर ये वाला एरिया इस सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में है, और कौन सी इंटरेक्शन? मैटर की इंटरेक्शन या फिर एनर्जी की इंटरेक्शन, तब हम बोलेंगे कि इस स्पेस को, इस एरिया को, ये वाला जो रीजन है आउटसाइड द सिस्टम, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सराउंडिंग। अब मसला है, क्या हम सारी यूनिवर्स को सराउंडिंग्स कह सकते हैं? ऑब्वियसली कह सकते हैं। तो यहां पे हम एक नोट पॉइंट लिखेंगे, इफ होल यूनिवर्स interacts with system, अगर सिस्टम के साथ सारी की सारी यूनिवर्स इंटरेक्ट करे, इंटरेक्शन किस बेसिस पे?
विद रिस्पेक्ट टू मैटर एंड विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी, तो तब जाके देन यूनिवर्स जो होगी will be considered as surroundings. अदरवाइज आप यूनिवर्स को एज अ होल सराउंडिंग नहीं मानोगे, उस टाइम पे मानोगे जब होल यूनिवर्स इंटरेक्ट करेगी विद द सिस्टम, उस टाइम पे आप बोलोगे कि सारी की सारी यूनिवर्स जो है दैट इज द सराउंडिंग्स। एंड एक्चुअली वही वाला रीजन, वही वाला स्पेस अराउंड द सिस्टम जो भी सिस्टम के बाहर होगा, जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में हो, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स। क्लियर? और उसके बाद हमसे पूछा गया है बाउंड्रीज के बारे में। और बाउंड्री क्या होता है? दिस इज रियल और इमेजिनरी सरफेस। बाउंड्री इज अ रियल और इमेजिनरी सरफेस which separates जो सेपरेट करे सिस्टम एंड सराउंडिंग्स को, which separates सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। इज दैट क्लियर? और ये मान लो, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी बाउंड्री की। अब बाउंड्रीज के भी टाइप्स होते हैं बच्चे, और ये जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है बाउंड्री की, ये जो इनके टाइप्स होते हैं बाउंड्री के, उसको भी हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैटर इंटरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन। और सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज की, आराम से समझना है। अगर मैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री की बात करूं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में दो ही इंटरेक्शंस हमारे लेवल पे है, दैट इज द मैटर इंटरेक्शन एंड द एनर्जी इंटरेक्शन। और बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर अगर बात की जाए तो हमारे पास बाउंड्रीज के 3 टाइप्स होते हैं। 1, इसको कहते हैं परमिएबल बाउंड्री। और सेकंड जो हमारे पास होता है दैट इज सेमी परमिएबल। And the last, non-permeable boundary. अब समझो, परमिएबल बाउंड्री वो होती है जहां सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का इंटरेक्शन भी हो और एनर्जी का इंटरेक्शन भी हो। सॉरी, मैं मैटर की इंटरेक्शन की बात करता हूं, जहां सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर के इंटरेक्शन हो। मतलब सिस्टम से लेके सराउंडिंग में मैटर ट्रांसफर हो सकता है और सराउंडिंग से सिस्टम में भी मैटर का ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब परमेएबल बाउंड्री जो होती है, दिस इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। बाई डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है? सिस्टम से लेके सराउंडिंग तक मैटर का ट्रांसफर हो सकता है और सराउंडिंग से लेके वापस सिस्टम तक मैटर का ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद सेमी परमेएबल बाउंड्री का मतलब क्या है? जहां मैटर का ट्रांसफर हो, जहां मैटर इंटरेक्ट करे बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम ओनली। तो यहां पे हम ओनली और ओनली लिखते हैं। तो अगर सिस्टम से लेके सराउंडिंग तक मैटर का इंटरेक्शन हो और सराउंडिंग से वापस सिस्टम में मैटर का इंटरेक्शन हो, तो इसको हम कहते हैं सेमी परमेएबल बाउंड्री। और अगर एक ही डायरेक्शन में मैटर का इंटरेक्शन पॉसिबल हो, जैसे सिस्टम से लेके सराउंडिंग तक ओनली इंटरेक्शन पॉसिबल है, तो उसे सेमी परमेएबल कहेंगे। या अगर सराउंडिंग से लेके वापस सिस्टम तक इंटरेक्शन पॉसिबल है मैटर की, तो हम उसे सेमी परमेएबल कहेंगे। और जो नॉन परमेएबल होता है, इधर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी मैटर का इंटरेक्शन नहीं होता,
तो ये हमने जो 3 बाउंड्रीज के टाइप्स पढ़े, ये हमने पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर। अगर इंटरेक्शन ऑफ मैटर पॉसिबल हो बोथ सिस्टम से लेके सराउंडिंग तक और सराउंडिंग से लेके सिस्टम तक, इसको हम बोलेंगे परमिएबल बाउंड्री। और अगर एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल हो सिस्टम से लेके सराउंडिंग तक या फिर सराउंडिंग से लेके सिस्टम तक ओनली, तो हम उसे कहेंगे सेमी परमिएबल बाउंड्री। एंड द लास्ट वन इज अ नॉन परमिएबल बाउंड्री, जहां मैटर का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम बैक। समझ में आया? इसके बाद जो बच्चे हमारे पास है, हम बाउंड्री के और भी टाइप्स पढ़ सकते हैं। बी, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, इसको हम 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट की बेसिस पे अगर हम टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज देखना चाहे बच्चे, तो इसमें हमारे पास 2 चीजें आती है। एक होता है डायाथर्मिक बाउंड्री और दूसरा होता है एडियाबैटिक बाउंड्री। बहुत ही सिंपल है। डायाथर्मिक बाउंड्री में हीट का ट्रांसफर होता है, या मैं बोलूं एनर्जी की इंटरेक्शन होती है। एनर्जी इंटरैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट between system and surroundings। लेकिन जो एडियाबैटिक है, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑकर्स। यहां एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती इन द फॉर्म ऑफ हीट, सो दिस बाउंड्री इज डायाथर्मिक एंड दिस इज एडियाबैटिक। और अगर हम ऑन द बेस ऑफ वर्क देखेंगे बाउंड्रीज के टाइप्स क्या होते हैं, तो कुछ यहां पे लिखते हैं हम। on the basis of work, हमारे पास 2 बाउंड्रीज होती है। एक होती है रिजिड बाउंड्री और दूसरी बच्चे होते हैं नॉन रिजिड बाउंड्री। जस्ट अ सेकेंड। लुक, जो हमारे पास रिजिड बाउंड्री होती है, रिजिड बाउंड्री में वॉल्यूम जो होता है वो बच्चे रहता है कांस्टेंट। और अगर वो कांस्टेंट रहे तो यहां पे मैं एक कंटेनर बनाता हूं आपकी आसानी के लिए। यहां पे भी हम एक कंटेनर बनाते हैं, लेकिन यहां पे जो बाउंड्री है दैट इज रिजिड। अगर रिजिड बाउंड्री है तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, और जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा डीवी, दैट विल बी इक्वल टू 0। और इस केस में अगर मैं आपको बोलूं वर्क डन का वैल्यू निकालो, दैट विल बी माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, जो आगे जाके आपको समझ में आएगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो रिजिड बाउंड्रीज में आप वर्क नहीं करोगे। और जो नॉन रिजिड बाउंड्रीज होती है, यहां पे वॉल्यूम जो होता है दिस इज नॉट कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो जो डीवी होगा दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। और जब डीवी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन जो आपका वर्क डन होगा डब्ल्यू, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0 एज सच। तो अभी तक हमने जो सिस्टम सराउंडिंग में बात की वो क्या की? सिस्टम इज एनीथिंग व्हिच इज अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इट इज कॉल्ड अ सिस्टम। ये वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है, ये मास कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है। और सिस्टम 3 तरीके के हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। और ओपन सिस्टम में एनर्जी की इंटरेक्शन भी होती है, मैटर की इंटरेक्शन भी हो सकती है। और इन्हीं एनर्जी और मैटर की इंटरेक्शन पे हम सिस्टम को क्लासिफाई भी करते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में बच्चे जो भी इंटरेक्शन होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो एनर्जी की इंटरेक्शन होती है, और या पॉसिबल हो सकती है वो मैटर की इंटरेक्शन। और क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी की इंटरेक्शन पॉसिबल होती है, लेकिन मैटर की इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। और आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी की इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ना ही मैटर की इंटरेक्शन पॉसिबल है। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी कोट किए। इसके बाद जो हमसे पूछा गया है सराउंडिंग, कुछ भी सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होगा उसे हम कहते हैं सराउंडिंग, प्रोवाइडेड अगर वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे। और अगर वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे तब जाके हम उसे सराउंडिंग कहेंगे। जैसे कि अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं, सिस्टम हमारे पास छोटा सा ये है, क्या सारा यूनिवर्स इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है? वो अलग बात है।
अगर सारी की सारी यूनिवर्स इंटरेक्ट करता है इस सिस्टम के साथ, उस केस में मैं ये बोलूंगा कि सारी सराउंडिंग जो है, सारी की सारी जो यूनिवर्स है वो बच्चे सराउंडिंग कहलाएगी, क्योंकि वो सारी की सारी इंटरेक्ट करती है विद द सिस्टम। अदरवाइज उतनी ही स्पेस, उतना ही वॉल्यूम, उतना ही रीजन आउटसाइड द सिस्टम जो इंटरेक्शन में हो विद द सिस्टम, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स। क्लियर? उसके बाद हमसे पूछा गया है बाउंड्री, और बाउंड्री जो है ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है, जो क्लियरली सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, आपस में सेपरेट। और बाउंड्री को क्लासिफाई करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ऑन द बेसिस ऑफ मैटर इंटरेक्शन एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ मैटर इंटरेक्शन की बात करें तो जो बाउंड्री होती है बच्चे, इसके पास हमारे पास तीन केसेस आते हैं। पहला परमेएबल बाउंड्री, और सेकंड सेमी परमेएबल बाउंड्री, एंड थर्ड इज अ नॉन परमेएबल बाउंड्री। सेमी परमेएबल बाउंड्री में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो मैटर का ट्रांसफर होता है बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरह अलाउ हो सकता है। और सेकंड सेमी परमेएबल बाउंड्री में क्या होता है, सिस्टम से लेके सराउंडिंग तक मैटर ट्रांसफर हो सकता है ओनली, या फिर सराउंडिंग से लेके सिस्टम तक मैटर ट्रांसफर हो सकता है ओनली। दिस इज द यूनिडायरेक्शनल, तो हम इसे बोलेंगे दिस इज द यूनिडायरेक्शनल। नाउ उसके बाद नॉन परमेएबल बाउंड्री, यहां सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। और दूसरी बात ऑन द बेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम दो तरीकों से सीखते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द हीट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द वर्क। और अगर मैं ऑन बिहाफ ऑफ द हीट की बात करूं तो जो बाउंड्री के हैं दो टाइप्स आते हैं, एक आता है डायाथर्मिक एंड सेकंड आता है एडियाबैटिक। जो डायाथर्मिक होता है बच्चे, इसमें एनर्जी की इंटरेक्शन पॉसिबल होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, लेकिन जो एडियाबैटिक होता है इसमें नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर? एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बाउंड्री के दो टाइप्स और होते हैं, वन इज द रिजिड बाउंड्री एंड अनदर इज द नॉन रिजिड बाउंड्री। अगर रिजिड बाउंड्री है तो रिजिड बाउंड्री के केस में बच्चे क्या करना है, रिजिड बाउंड्री के केस में जो आपका वॉल्यूम है ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बाउंड्री इज रिजिड। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी का वैल्यू भी जीरो आएगा, चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू जीरो। एंड सिमिलरली जो इसके बाद जो वर्क डन का वैल्यू आएगा, वर्क डन भी आएगा जीरो के बराबर। लेकिन जो हमारे पास नॉन रिजिड बाउंड्रीज होती है, इसमें वॉल्यूम जो होता है दिस इज नॉट कांस्टेंट, और जो डीवी होगा ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा, और वर्क डन भी जीरो के बराबर नहीं होगा। मींस यहां पे वी विल गेट सम वैल्यूज ऑफ वर्क। इज दैट क्लियर? अब आगे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। कंपैरिजन बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको सीखने के लिए मैं एक छोटा सा यहां पे एक सिस्टम लेते हैं। समझना, कॉन्सेप्चुअल बात है तो इसको सीख लो। अगर ये मेरे पास सिस्टम है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस सिस्टम में आइडियल गैस है। कौन सा गैस है? इसमें आइडियल गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स आर देयर। क्योंकि थर्मोडायनेमिक में जो कोई भी मैं सिस्टम लूंगा जो हमारे सिलेबस में है, उसमें हर एक कंटेनर के अंदर आइडियल गैस ही होगा। और आइडियल गैस वो होता है जहां पे मैं मोटे मोटे लफ्जों में अगर मैं बोलूं, जहां फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू जीरो। तो अभी के लिए जब भी मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स में, इसका मतलब मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें ऊपर पिस्टन लगा हुआ होगा, और उसके अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, अब मुझे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक सिस्टम है, कंटेनर है, और कंटेनर में आइडियल गैस है, और इसमें मैंने टेंपरेचर मान लिया 300 केल्विन है इसका टेंपरेचर। इसका जो प्रेशर है डेट इज मान लो 300 बार। इसका जो वॉल्यूम है डेट इज 300 लीटर लेट्स से, और हमारे पास जो इसका नंबर ऑफ मोल्स है मान लो वो 300 मोल्स है। और लेट्स से चलो इतने तो काफी है, या और एक में लेता हूं, मास मान लो इसमें 300 ग्राम्स है फॉर एग्जाम्पल। दिस इज एन एग्जाम्पल। नाउ लुक, अगर मैं इस सिस्टम को, अभी इसका इतना बड़ा साइज है, अभी हम इस सिस्टम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। तो मैंने इस बड़े सिस्टम से, बड़े कंटेनर से 3 छोटे छोटे इक्विवेलेंट कंटेनर बनाए। आपसे मैं पूछता हूं बच्चे, जो ये पहला कंटेनर है, जो मैंने पहला सिस्टम बनाया, पहला कंटेनर जो है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम जो होगा, इसको V1 लिखते हैं।
इसके टेम्परेचर को T1 लिखते हैं, इसके प्रेशर को P1 लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को N1 लिखते हैं, मास को लिखते हैं M1। सिमिलरली सर यहाँ पे हम V2 लिखेंगे, T2 लिखेंगे, P2 लिखेंगे, N2 लिखेंगे और M2 लिखेंगे। सर यहाँ पे हम V3 लिखेंगे, T3 लिखेंगे, P3 लिखेंगे, यहाँ पे N3 लिखेंगे और यहाँ पे M3 लिखेंगे। इज दैट क्लियर? सर जो इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये बड़ा सा था और इसका वॉल्यूम था 300 लीटर, अब जब मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम बच्चे आएगा दैट विल बी 100 लीटर, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया। आराम से ध्यान से देखो, जिसने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है बच्चे आप में से, और आप बस इसको देखो जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। आपके बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सो मैक्सिमम यू कैन अटेम्प्ट। समझ में आया? तो यहां पे देख लो, तो T1 जो होगा, टेम्परेचर इसका कितना आएगा, पहले 300 केल्विन है। आपसे अगर मैं पूछूं इसका टेम्परेचर कितना आएगा, आप नहीं बोलोगे यहाँ पे मुझे 100 केल्विन, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन ही रहेगा। इज दैट क्लियर? प्रेशर ये रहेगा 300 बार ही। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड होंगे 300 मोल्स, और जो मास होगा इसको हम लिखते हैं 300 ग्राम्स। सिमिलरली जो यहां पे V2 होगा, दिस विल बी 100 लीटर अगेन, टेम्परेचर विल बी 300 केल्विन अगेन, प्रेशर का वैल्यू फिर से 300 बार होगा, और नंबर ऑफ मोल्स आपके पास फिर से 100 मोल्स ही होंगे, और मास जो आपके पास होगा दैट विल बी 100 मोल्स। सिमिलरली V3 जो होगा इट विल बी 100 लीटर, टेम्परेचर जो होगा अगेन 300 केल्विन, प्रेशर जो होगा अगेन 300 बार, नंबर ऑफ मोल्स अगेन 300 अगेन 100 मोल्स 100 मोल्स, और जो आपके पास मास होगा बच्चे ये भी 100 ग्राम्स के बराबर ही होगा। यहां पे ग्राम्स है। नाउ मुझे बोलो, अगर मैंने इस सिस्टम के साइज को छोटा किया, क्या वॉल्यूम का वैल्यू चेंज हुआ? पहले जो पेरेंट सिस्टम का जो वॉल्यूम था दैट वाज 300 लीटर, लेकिन इसके साइज को छोटा करने पे वॉल्यूम का वैल्यू भी चेंज हुआ। पहले 300 था, अब 100, 100 और 100। लेकिन क्या सर टेम्परेचर का वैल्यू चेंज हुआ? टेम्परेचर पहले 300 केल्विन था, बाद में भी इसको डिवाइड करने में 3 इक्वल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के बाद हर एक कंपार्टमेंट में टेम्परेचर का वैल्यू 300 केल्विन, वो चेंज हुआ ही नहीं। जो पहले था टेम्परेचर एग्जैक्टली वही टेम्परेचर बाद में भी है। उसके बाद सर जो प्रेशर पहले था 300 बार, क्या बाद में भी इतना ही है? ऑब्वियसली है 300 बार, मतलब ये भी चेंज नहीं हुआ। सर इसके बाद जो आता है नंबर ऑफ मोल्स 300 मोल्स, क्या वो चेंज हुआ? हाँ वो चेंज हुआ। पहले हमारे पास थे 300 मोल्स, लेकिन अभी जब हमने इसको डिवाइड किया सब क्लासेस में, इक्विवेलेंट क्लासेस में, तो 100 एंड 100। क्लियर? इसके बाद सर मास पहले था 300 ग्राम्स, क्या अब भी 300 ग्राम्स है डिवाइड करने के बाद? नो, डिवाइड करने के बाद यहां पे 100 ग्राम, यहां पे 100 ग्राम और यहां पे 100 ग्राम। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, अब मैंने 4 प्रॉपर्टीज यहां पे ली, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इनफैक्ट 5 मास को लेके। तो यहां पे मैं इन शॉर्ट एक बात कहने जा रहा हूं, इस पे थोड़ा सा फोकस मार लो। प्रॉपर्टीज which depends upon size of system, उनको बच्चे आप कहते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? और वो वाली प्रॉपर्टीज विच आर independent of size of system, उनको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या आपको यह बात समझ में आई? अब इधर देखो, ये जो 5 प्रॉपर्टीज मैंने ली, क्या टेम्परेचर का वैल्यू पहले 300 केल्विन था, बाद में जब मैंने इसके छोटे छोटे कंटेनर्स में डिवाइड किया, क्या टेम्परेचर का वैल्यू चेंज हुआ कि वही रहा? एग्जैक्टली वही रहा। इसका मतलब जब आपने साइज ऑफ द सिस्टम चेंज किया, जो ये टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है 300 केल्विन, वो मेंटेन रही 300 केल्विन, वो चेंज हुई ही नहीं। इसका मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर होगा इंटेंसिव, क्योंकि ये साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली जो हमने प्रेशर लिखा,
प्रेशर भी इंटेंसिव होगा, क्योंकि वो भी सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप देखो यहां पे भी 300 बार है, यहां पे भी 300 बार, 300 बार एंड 300 बार। क्लियर? नाउ अगर मैं यहां पे लिखूं सर वॉल्यूम क्या है, मास क्या है, मोल्स क्या है, ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जब आपने साइज ऑफ द सिस्टम को चेंज किया तो इनके वैल्यूज भी चेंज हुए। समझ में आया? और एक बात, अगर मैं आपको यहां पे बोलूं सर अगर मैं वॉल्यूम को ऐड करूं, अगर मैं वॉल्यूम को ऐड करूं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या ये आएगा 100 प्लस 100 प्लस 100, इसका वैल्यू आएगा 300 लीटर। क्या वो पेरेंट सिस्टम के वॉल्यूम के बराबर आया? ऑब्वियसली आया। अब वॉल्यूम इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? इंटेंसिव है। इसका मतलब अगर एक्सटेंसिव है, अगर वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, अगर वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, क्या मैं कह सकता हूं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। दीज आर एडिटिव इन नेचर, क्योंकि आप बच्चे देखो कि आप वॉल्यूम को ऐड कर रहे हो तो आपको पेरेंट सिस्टम का वॉल्यूम मिल रहा है, तो दीज आर एडिटिव इन नेचर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को ऐड करोगे तो ध्यान से देखो, यहां टेम्परेचर है 300 केल्विन, यहां भी 3, यहां भी 300। अगर मैं इनको ऐड करूं इट विल बी 300 प्लस 300 प्लस 300, इट विल बी 900 केल्विन। तो आप देखो यहां पे अगर मैं 300 केल्विन प्लस 300 लिखूं तो इसका वैल्यू आएगा 900 केल्विन। तो 900 केल्विन तो पेरेंट सिस्टम का टेम्परेचर तो नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो तो हमें मालूम। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर है तो हम कह सकते हैं जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और नॉन एडिटिव। क्या आपको समझ में आया? उसके बाद ध्यान से, अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लो, ये आता है इंटेंसिव। जैसे अगर मैं लिखूं मास अपॉन वॉल्यूम, इसका वैल्यू जो बच्चे आएगा डेट विल बी डेंसिटी। और जो मास होता है और जो वॉल्यूम होता है ये दोनों के दोनों एक्सटेंसिव है, लेकिन इनका रेशियो जो आया डेट इज डेंसिटी, और डेंसिटी होती है इंटेंसिव। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं जो रेशियो होता है टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एक्चुअली इंटेंसिव। क्या आपको समझ में आया? इसके बाद अगर आप यहां पे रेशियो लोगे दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, वो आपको हमेशा इंटेंसिव ही आएगा। क्लियर? और एक बात जो लास्ट में मैं कहने जा रहा हूं, इसके लिए उसको हम थोड़ा सा यही पे चिपकाते हैं। हां, और एक बात, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। इफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर आपने इसे डिवाइड किया, इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया? या तो आपने डिवाइड किया पर लीटर से, या आपने डिवाइड किया पर मोल से, या आपने डिवाइड किया पर ग्राम से, या आपने डिवाइड किया पर नंबर से। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपने डिवाइड किया किससे? पर लीटर से, पर मोल से, पर ग्राम से, पर मोल से, पर नंबर से, देन इट बिकम्स इंटेंसिव इन नेचर। क्या बनती है भाई? ये बनती है इंटेंसिव इन नेचर। और जो पर ग्राम होता है, या पर मोल होता है, पर मोल के कॉरस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं एक टर्म, उसे कहते हैं मोलर। और पर ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग हम कहते हैं एक टर्म, उसे कहते हैं स्पेसिफिक। इसका मतलब अगर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होगी, जो मोलर प्रॉपर्टीज होगी, या हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगी, ये सारी की सारी जो होगी ये होगी इंटेंसिव। इसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं, चीजों को मैं सिंपल रख रहा हूं, उन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहा हूं जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे जाते हैं।
इसके बाद हमसे पूछा गया है गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट फॉलोइंग प्रोसेसेस। हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक। ध्यान से देखो चलो इसे यही पे करते हैं। अगर हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहली बात, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस का मतलब क्या है? सिस्टम की स्टेट का चेंज होना फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है बच्चे, ये होता है कांस्टेंट। इनफैक्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पिछले साल के नीट में भी आस्क्ड क्वेश्चन है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ये इसमें टेम्परेचर बच्चे होता है कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन टेम्परेचर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो कोई भी सिस्टम हो हमारे पास जिसकी हम स्टेट चेंज करें फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? इसी तरह बच्चे हमारे पास होता है दूसरा, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, और जो आइसोकोरिक प्रोसेस है बच्चे, इसमें वॉल्यूम को लिया जाता है कांस्टेंट, और जो डीवी का वैल्यू आएगा वो आएगा 0 के बराबर। इसका मतलब सिस्टम की स्टेट का चेंज होना फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। सिमिलरली हमारे पास और एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, और आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? आपका प्रेशर होता है कांस्टेंट, और अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट आएगा तो द वैल्यू ऑफ डीपी विल बी इक्वल टू 0। तो सिस्टम की स्टेट को चेंज करो अंडर कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस। एंड द लास्ट वन इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप, इसमें नो हीट एक्सचेंज ऑकर्स, इसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती, तो इसका जो dq आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यही पे इसको भी निपटाते हैं। देख लो, सबसे पहले अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको आप U से भी लिख सकते हो या आप इसे E से भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट इंटरनल एनर्जी के बारे में ध्यान से देखो। हमारे पास अगर कोई सिस्टम होगा, हमारे पास अगर कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स है, दिस इज अ सिस्टम। इस सिस्टम के पार्टिकल्स के एसोसिएटेड जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है, उन सब एनर्जीज का जो सम होता है वो कहलाता है इंटरनल एनर्जी, प्रोवाइडेड आप उन एनर्जीज को काउंट यहां पे नहीं करोगे जो एक्सटर्नल फील्ड्स की वजह से हो। मान लो आपने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसके हिसाब से, उसके वजह से जो एनर्जी इसमें इनकलकेट होगी, उस एनर्जी को आपको काउंट नहीं करना है। दिस इज द सम ऑफ all the possible kinds of energies that are associated with the particles of a system internally except external fields, that energy will be called as internal energy। तो हम यहां पे लिखेंगे this is the sum of all kinds of energies, all kinds of energies associated with the particles of a system, with the particles of a system internally, या आप कह सकते हो एक्सेप्ट एनर्जीज इनकलकेटेड, या मैं बोलूं एनर्जीज जनरेटेड ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड्स। सिंपल रख रहा हूं मैं ये सारी चीजों को, अदरवाइज डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है U से और E से, और इस
अगर मैंने यहां पे एक सिस्टम लिया, इस सिस्टम में जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स है, जो भी पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम है, इन पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम के एसोसिएटेड जितनी भी पॉसिबल एनर्जीज होगी इंटरनली एक्सेप्ट एक्सटर्नल फील्ड्स, उनको आप कहोगे इंटरनल एनर्जी। और जैसे कि जो इंटरनल एनर्जी यू होता है, डेल्टा यू में लिखूंगा, ये होता है, मान लो रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बॉन्ड एनर्जीज होती है, वट एवर, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जितनी भी एनर्जीज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम इंटरनली है, उन सब का जो सम है वो कहलाता है इंटरनल एनर्जी। और इसके बाद और एक पॉइंट इंटरनल एनर्जी के लिए आप अपने पेपर में लिखोगे ऐसे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, but change in internal energy is calculated. हम सर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं निकालते हैं? हमारे पास एक्चुअली बहुत सारी एनर्जीज ऐसी है विच आर येट टू बी नोन, जो अभी नोन ही नहीं है, या कुछ ऐसी एनर्जीज हमारे पास है जिनको हमने डिस्कवर तो किया लेकिन उनको कैलकुलेट करने के तरीके अभी हमारे पास नहीं है। और बहुत सारी एनर्जीज ऐसी है जो अभी तक विच आर येट टू बी नोन। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल पाते। इसके लिए 2-3 रीजन और दे सकते हैं, लेकिन अभी चीजों को सिंपल रखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी जो है इंटरनल एनर्जी है, इसको आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ये तो 2 पॉइंट्स इंटरनल एनर्जी के बारे में हुए, और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में लिखोगे, आई थिंक हम यहीं पर लिखेंगे, लेकिन नो 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 नो, ये आपका क्वेश्चन यहां पे रहेगा। सुनो, जो इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी ये होता है एक्सटेंसिव इन नेचर। अभी ये भी हमने सीखा एक्सटेंसिव का मतलब अगर आप सिस्टम के साइज को चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद इंटरनल एनर्जी जो है इज अ स्टेट फंक्शन। ये कौन सी फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या? ये इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करती है, ये पास्ट पे डिपेंड नहीं करती। अभी चीजों को इतना रखते हैं, अदरवाइज स्टेट फंक्शन छोड़ो इसे। इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव इन नेचर, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फॉर आइडियल गैस, जो इंटरनल एनर्जी है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी किसकी फंक्शन है? टेम्परेचर ओनली। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। समझ में आया? इतना लिख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, अगर मैं यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज करूं, del U अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसका वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं क्या आएगा, क्या आप बता सकते हो? या मैं अगर यहां पे और एक वैल्यू लूं, del U अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V मान लो, इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 चीजें हैं सिंपल। मुझे बोलो, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप प्रेशर को चेंज कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रख रहे हो, क्या इससे इंटरनल एनर्जी का वैल्यू चेंज आएगा? नो, द वैल्यू विल बी 0, क्योंकि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो। और इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, नॉट द फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो यहां पे आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, तो यहां पे दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। टेम्परेचर के चेंज करने से इंटरनल एनर्जी का वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। और यहां से अगर मैं पूछूं आपको चलो रहने देते, इतना क्लियर है। इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव इन नेचर, इट्स अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और एक बात, अगर आप इंटरनल एनर्जी पर मोल की बात करोगे, इंटरनल एनर्जी पर ग्राम की बात करोगे,
पर नंबर की बात करोगे तब इंटरनल एनर्जी आएगी इंटेंसिव। कीप दिस थिंग इन माइंड। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है दैट इज स्टेट डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इधर भी करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको थोड़ा सा सीखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है एनर्जी को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या आप इतना कह सकते हो द टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे कि यूनिवर्स होता है, दैट इज कांस्टेंट। तो आप ऐसे लिखो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड but can be transferred or transformed from one form to other। ध्यान से भाई, या आप ऐसे लिख सकते हो द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम एग्जांपल आती है यूनिवर्स, इज फिक्स्ड या कांस्टेंट। और मैथमेटिकली हम इसे कैसे सीखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, दिस विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। याद रखना, जो डेल्टा यू होता है दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसको और एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज मैं इसका लॉजिक भी आपको सिखाता ऐसा क्यों है। Q इज द हीट इन्वॉल्व्ड, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अगर रिलीज है तो माइनस, अगर एब्जॉर्ब है तो प्लस। और W इज द वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम। Clear? So this is first law of thermodynamics along with the internal energy. Now find delta U of the surrounding। अब एक न्यूमेरिकल है, find delta U, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। delta U of surroundings absorbs 100 किलोजूल ऑफ हीट एंड वर्क डन बाय सराउंडिंग्स इज 600 किलोजूल। अच्छा, यहां पे एक चीज आपको जहन में रखनी है, डेट इज साइन कन्वेंशन। डेट इज साइन कन्वेंशन। अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या इसका मतलब यह हो सकता है दिस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन सराउंडिंग्स? एक ही बात है ना। और वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, ये एक ही बात है, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है और किस पे कर रहा है, सराउंडिंग पे कर रहा है। इसी तरह अगर मैं बोलूं वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क की गई है, किसने की है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स। अब चलो इस बात को नहीं सीखते हैं, ये इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल को लेते हैं। हमारे पास डेल्टा यू का वैल्यू जो है इसको निकालना है। फाइंड डेल्टा यू ऑफ सराउंडिंग्स absorbs 100 किलोजूल ऑफ हीट एंड वर्क डन बाय सराउंडिंग दिस। तो यहां पे लिखा गया है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग हीट तभी एब्जॉर्ब करेगा जब सिस्टम उस हीट को रिलीज करेगा। क्या मैं ये लिखूं, ये है हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। इसी तरह वर्क डन बाय सराउंडिंग्स, जो वर्क डन बाय सराउंडिंग्स है, क्या मैं लिख सकता हूं दिस इज वर्क डन ऑन सिस्टम। अब वर्क डन ऑन सिस्टम का वैल्यू प्लस एंड हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज माइनस। क्लियर?
आपको डेल्टा यू निकालना है, तो आप लिखोगे एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो डेल्टा यू आएगा बच्चे, ये आएगा क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू हमने निकालना है, क्यू इज इक्वल टू माइनस, और कितना वैल्यू दिया गया है 100 किलो जूल, प्लस डब्ल्यू का वैल्यू दिया गया है 600 किलो जूल। तो इसका आंसर आना चाहिए प्लस 500 किलो जूल विल बी द आंसर. So this will be the change in internal energy for this question. Now compare reversible and irreversible process and derive work done in isothermal reversible and isothermal irreversible process. तो समझते हैं. सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है. आराम से सोचो. जो रिवर्सिबल प्रोसेस, अब यहां पे हम एक कंटेनर लेते हैं, इतना तो ठीक है, दूसरा कंटेनर इधर लेते हैं. ध्यान से देखो, इधर लगा हुआ है पिस्टन और इधर भी लगा हुआ है पिस्टन. अगर मैं आपको बोलूं यहां पे एक सैंड पार्टिकल डालो, अभी ये जो पिस्टन है ना ये फिक्स्ड है. क्लियर? ये मुझे नहीं समझाना, आप देखो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं. ये पिस्टन है, दिस इज फिक्स्ड. अगर फिक्स्ड है तो जो पी एक्सटर्नल बाहर होगा प्रेशर, वो पी इंटरनल के बराबर होगा. दैट इज द रीजन पिस्टन इज स्टैटिक. और यहां पे भी पी एक्सटर्नल जितना है उतना ही पी इंटरनल है, तो जो पिस्टन है दिस इज स्टैटिक. अब आपने क्या किया, हमने यहां से एक सैंड का एक पार्टिकल डाला, तो उसकी वजह से पी एक्सटर्नल का वैल्यू जो है ये स्लाइटली ग्रेटर हुआ देन पी इंटरनल. क्लियर? और ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा. जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा ये फिर से रुकेगा. क्यों? जब ये रुका उस टाइम पे पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल फिर से बराबर होगा. तो यहां पे ऐसे ही करके एक एक सैंड पार्टिकल अगर मैं ऊपर से लेके नीचे डालूं तो पिस्टन यहां तक पहुंच जाएगा. लेकिन हर स्टेप पे जब आप देखोगे देयर विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर. सो इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर विल बी मेंटेन्ड एट ईच एंड एवरी स्टेप. और ये वाली जो प्रोसेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस बच्चे ये वेरी स्लो प्रोसेस होती है, वेरी स्लो प्रोसेस. इसको आप क्वाजी स्टेटिक भी कह सकते हो. अच्छा आप देखो, आप एक एक सैंड पार्टिकल इस पे ऐड किए जा रहे हो, तो आपने मान लो थाउजेंड्स ऑफ सैंड पार्टिकल्स यहां पे ऐड किए, तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इस पिस्टन को यहां से लेके यहां तक आने में. और यहां से लेके यहां तक जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा दैट विल बी डीवी. आप समझ रहे हो? अब हल्का हल्का सा एक सैंड पार्टिकल ऐड किए जा रहे हो, जिसकी वजह से पिस्टन हल्का सा थोड़ा नीचे आ रहा है. नीचे आने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है इनसाइड प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल के बीच में, और फिर से सिस्टम का जो पिस्टन है ये स्टैटिक बनता है. उसके बाद आप फर्दर एक सैंड पार्टिकल ऐड करते हो, ये थोड़ा सा नीचे और आता है, फिर से इक्विलिब्रियम इन प्रेशर मेंटेन होता है. उसके बाद फिर से आप सैंड पार्टिकल ऐड करते हो. तो यही प्रोसेस को आप दोहराते हो. एट द एंड ऑफ द डे ये पिस्टन ऊपर से लेके नीचे आता है, बट इट विल टेक द इनफाइनाइट स्टेप्स. तो हम यहां पे लिखेंगे इट टेक्स इनफाइनाइट स्टेप्स टू ऑकर. और ये बहुत ही स्लो होती है. आप खुद ही देखो, एक सैंड पार्टिकल के ऐड करने से थोड़ा सा ही पिस्टन नीचे आएगा, और इतना नीचे आएगा हमारी जो आई होगी उसे कैच ही नहीं कर पाएगी. क्लियर? और एक बात, it takes the infinite steps to occur. It's a very very slow process. और अगर आपको यहां से लेके यहां तक देखना है तो चेंज इन वॉल्यूम dV आया, तो अगर आपको वर्क डन का वैल्यू निकालना होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, what we have to see, we have to actually summarize the whole steps, summarize the all steps. और वो पॉसिबल है फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, वो पॉसिबल है by using टूल ऑफ इंटीग्रेशन. तो ध्यान से भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत ही सारे इनफिनाइट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पिस्टन के ऊपर से नीचे आने तक, और बहुत ही सारे स्टेप्स जब इन्वॉल्व हुए, आपको जो वर्क डन इसके लिए निकालनी होती है तो आप इंटीग्रेशन का टूल यूज करते हो. इज दैट क्लियर? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे है वो बच्चे ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे है वो ये है, it occurs via variable pressure.
इज दैट क्लियर? क्योंकि हर स्टेप पे प्रेशर चेंज होता जा रहा है। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं यहां पे बात करूं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है बच्चे, तो पहला स्टेप इसके लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, तो आप एक ही स्टेप पे यहां पे कोई ना एक ब्लॉक मास का यूज करते हो जिसका वेट मान लो 5 kg है, तो ये एक ही स्टेप में ऊपर से लेके नीचे पिस्टन आएगा, तो हम बोलेंगे ये वेरी 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 फास्ट प्रोसेस है। मैं चीज़ों को बहुत ही कम बोल रहा हूं, बहुत ही कम सिंपल वे में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही कम चीज़ें बोल रहा हूं, लेकिन वो जो मेरी कम चीज़ें जो मैं आपको कह रहा हूं वो बोर्ड के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहां पे दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, और अगर ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इट टेक्स, या मैं ऐसे बोलूं सिंपल, अगर वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, दिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। और अगर ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, एक ही झटके में ऊपर से लेके नीचे एक ही स्टेप में ये पिस्टन आया, तो इट ऑकर्स एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब मुझे बोलो, क्या पिस्टन ऊपर से लेके नीचे आया तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, डीवी? वर्क डन कैलकुलेशन करने के लिए, वर्क डन की कैलकुलेशन के लिए क्या मुझे इंटीग्रेशन का टूल यूज करना पड़ेगा? नो। क्यों? क्योंकि एक ही स्टेप में ऊपर से लेके नीचे आया। जब एक ही स्टेप में ऊपर से लेके नीचे आया तो मैं यहां पे लिखूंगा नो इंटीग्रेशन टूल इज यूज्ड, नो इंटीग्रेशन टूल इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन टूल को यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही स्टेप में प्रोसेस हो सकती है। तो F.ds आप वर्क डन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? आगे जाते हैं, और इसी क्वेश्चन का दूसरा जो हमसे सेगमेंट पूछा गया है, इसको तो हमने कंपेयर किया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को, तो यहां तक हुआ। अब हमने डिराइव करनी है एक्सप्रेशन, जिसकी किसमें, इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेट अस सी। अगर मैं सबसे पहले बात करूं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल की, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस की, और इस साइड से हम लिखते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर है, तो जो मुझे वर्क डन निकालनी हो, क्या मैं इंटीग्रेशन का टूल यूज करूं? नो। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो भी प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, जो पी एक्सटर्नल होता है बच्चे, वो होता है कांस्टेंट, पहली बात। और एक बात ध्यान में रखना, अगर पी एक्सटर्नल का वैल्यू दिया गया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो टेक पी फाइनल और P2 जो दिया गया होगा एज पी एक्सटर्नल प्रेशर, और जो वर्क डन होगा इट विल बी माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, और W विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी के बदले आप लिखोगे V2 माइनस V1। लेकिन ये वाली इक्वेशन आप कब यूज करोगे? ये वाली इक्वेशन बच्चे आप तब यूज करोगे जब आपको when V1 and V2 are directly given। अगर ये दोनों डायरेक्टली गिवन है तो आप ये वाली इक्वेशन को यूज करोगे। अदरवाइज अगर आपके पास V1 और V2 का वैल्यू नहीं दिया गया है तो आप V1 और V2 को पहले कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, और यहां से V का वैल्यू आएगा nRT अपॉन P। तो अगर मैं लिखूं V1 इट विल बी nRT, ये आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट, इट विल बी P1, इट विल बी P2, तो W का वैल्यू आएगा माइनस पी एक्सटर्नल nRT अपॉन P1 P2 माइनस nRT अपॉन P1, और यहां से आप लिख सकते हो माइनस पी एक्सटर्नल nRT 1/P2 minus 1/P1, that's all. So this is the derivation of work done in isothermal irreversible process. Clear? अगर आप यहां तक ही लिखोगे
वो भी सफिशिएंट है। यहां तक अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव आया इस रिलेटेड आ सकता है तो आप इसको यूज करोगे, अगर वॉल्यूम V1 और V2 नहीं गिवन हुए हैं तो। अगर ये डायरेक्टली गिवन है V1 और V2 तो जस्ट गो फॉर दिस इक्वेशन, यू विल गेट योर आंसर। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू सी, अगर V1 V2 डायरेक्टली नहीं दिए गए हैं तो इस इक्वेशन को यूज करके V1 और V2 का वैल्यू निकालो, और जब V1 और V2 का वैल्यू निकालोगे तो उसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप W वर्गडन का वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। नाउ मूविंग अहेड, जो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसके पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहां पे दिस प्रोसेस, सबसे पहला पॉइंट, दिस प्रोसेस ऑकर्स एट इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर के इक्विलिब्रियम पे ये प्रोसेस हो जाती है। तो इसमें जो P एक्सटर्नल होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है P इंटरनल के, और जो वर्क आएगा दैट विल बी माइनस P एक्सटर्नल dV, याद जहन से। लेकिन जब आप यहां पे वर्क निकालोगे आप ऐसे नहीं निकालोगे, क्योंकि दिस टेक्स द इनफिनाइट स्टेप्स टू ऑकर, तो आपको इंटीग्रेशन टूल को यूज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप कहां से लेके कहां जाओगे, आपका वॉल्यूम पहले V1 था, बाद में V2 है, तो आप कंप्रेशन करा रहे हो, आप वॉल्यूम चेंज करा रहे हो V1 से लेके V2 तक। तो यहां पे ध्यान से देखो, तो जो वर्कडन का वैल्यू आएगा ये आएगा माइनस V1 से लेके V2 तक। P एक्सटर्नल के बदले में P इंटरनल लिखूं, जो कि लिखना जरूरी है, इनटू dV। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है दैट इज, मेरे पास जो सिस्टम है उसका जो प्रेशर है दैट इज एक्चुअली द P इंटरनल, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P इंटरनल मैंने यहां पे लिखा सॉरी। तो जो W का वैल्यू आएगा इट विल बी माइनस V1 V2, और इसके बदले हम लिखते हैं nRT अपॉन V इंटू dV। चूंकि nRT कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिखेंगे W, इट विल बी माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ 1 by V dV फ्रॉम द लिमिट्स V1 टू V2। तो यहां से थोड़ा सा आगे जाते हैं, W का वैल्यू आएगा माइनस nRT, इसकी इंटीग्रेशन आएगी ln ऑफ V, V1 से लेके V2। W will be minus nRT ln of V2 minus ln of V1। तो W का वैल्यू जो आएगा इट विल बी माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। ln को log में कन्वर्ट करते हैं, इट विल बी माइनस 2.303 nRT log of V2 अपॉन V1 at constant temperature and at constant n number of moles, क्योंकि सिस्टम इज क्लोज्ड। हम लिख सकते हैं P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, और यहां से जो V2 अपॉन V1 का वैल्यू है इसको लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 के बराबर। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ P1 अपॉन P2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। So this is the derivation of work done in isothermal reversible process. Is that clear? और एक बात यहाँ पे आप सीख सकते, बहुत सारी बातें यहाँ पे सीखने के लायक और भी होती है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। लेकिन इतना याद रखना, इन दो प्रोसेस के बीच में कंपैरिजन क्या है, कुछ 2 3 4 छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बोले, और इनकी डेरिवेशन ऑफ वर्क डन क्या है उसको भी ध्यान में रख लो। अब इसके बाद हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे पास एक गैस है ऑक्यूपाइड 2 liters ऑफ वॉल्यूम एट STP। इसका मतलब V1 का वैल्यू जो है, वेट यहां से V1 का वैल्यू जो है, हमारे पास जो गैस सिस्टम दिया गया है उसका वॉल्यूम दिया है 2 लीटर और कंडीशन दी गई है एट STP। क्लियर? इट्स प्रोवाइडेड 300 जूल ऑफ हीट, हमने इसे 300 जूल ऑफ हीट प्रोवाइड की, सो दैट जो इसका वॉल्यूम है बिकम्स 2.5 लीटर। तो इसका वॉल्यूम बना 2.5 लीटर एट 1 ATM, यानी कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 ATM। आपको वर्क डन निकालनी है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V। चूंकि P एक्सटर्नल का वैल्यू 1 ATM दिया गया है, दैट इज कांस्टेंट। ओके दैट इज कांस्टेंट। अगर P एक्सटर्नल का वैल्यू 1 ATM दिया और प्रेशर का कोई और वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है, इसका मतलब ये वाली जो प्रोसेस हुई है दिस द इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, STP पे बोला गया है, सो W इट विल बी माइनस 1 ATM
dV का वैल्यू आएगा V2 माइनस V1, इट विल बी माइनस 1 ATM। 1 ATM के बाद V2 के बदले आप लिखोगे 2.5 और इसके बदले लिखोगे 2, इट विल बी माइनस 0.5, ये लीटर्स में, लीटर इनटू एटमॉस्फेयर। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें वर्गडन निकालनी है, लेकिन ये वर्गडन हमने निकालनी है जूल्स में। अगर जूल्स में निकालनी है तो हम जानते हैं जो 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता है अप्रॉक्सीमेटली इट इक्वल्स टू 100 जूल्स, अदरवाइज इज इक्वल टू 101.3। तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस 0.5, लीटर एटमॉस्फेयर के बदले 100 लिख सकते हैं, इट विल बी 50 जूल्स। दिस विल बी द आंसर। क्लियर? मूविंग अहेड। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एट 300 केल्विन द वॉल्यूम इज इंक्रीज। अच्छा, अभी जो प्रोसेस वही से है, ये दिया गया है रिवर्सिबल प्रोसेस और इसका टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन। द वॉल्यूम इज इंक्रीज फ्रॉम V1 इज इक्वल टू 1 लीटर और जो V2 बच्चे दिया गया है वो दिया गया है 10 लीटर के बराबर। अगर V1 दिया गया है 1 लीटर और V2 दिया गया है 10 लीटर के बराबर, हमसे वर्गडन पूछा गया है फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस और प्रोसेस रिवर्सिबल है। और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, अभी अभी हमने सीखा, जो वर्गडन का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। क्लियर? अगर इतना आ सकता है, क्या हम लिख सकते हैं माइनस ऐसे ही, 2.303 ऐसे ही, नंबर ऑफ मोल्स के बदले 1, R चूंकि यहां पे देखो आप लीटर्स में दिया गया है वॉल्यूम और 300 केल्विन है टेम्परेचर, 300 केल्विन है टेम्परेचर, तो R का वैल्यू आप यूज करोगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और इसको शॉर्ट में 1/12 भी लिख सकते हो। तो यहां पे आएगा 2.303 इंटू 1, R के बदले 1/12, टेम्परेचर के बदले 300, लॉग ऑफ V2 का वैल्यू कितना है 10 और V1 का वैल्यू कितना है बच्चे 1। अगर ऐसा है तो मुझे बोलो, दिस विल बी 12 1s आर 12, 12 2s आर 24, तो 12 5s आएगा 25, तो इट विल बी माइनस 2.303 इंटू आएगा 25, लॉग 10 विल बी 1, दिस इक्वल टू 1, तो आएगा माइनस 57 पॉइंट समथिंग आएगा ये, लेकिन आएगा ये लीटर एटमॉस्फेयर में। इसे जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 5700 जूल्स, इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 5.7 किलो जूल्स विल बी द आंसर। मूविंग अहेड, डिफाइन एंथैल्पी एंड एक्सप्रेस कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड इन एंथैल्पी एट डिफरेंट रिएक्शंस। बच्चे आराम से सुनो, जो एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी, इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता अभी, लेकिन इतना कह सकते हैं, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and pressure, volume, energy term. Clear? Now, most of the reactions जो साइंस में होती है that occurs at constant pressure, और जो हीट एक्सचेंज होता है at constant pressure पे, उसे आप कभी कभार एंथैल्पी कहते हो। तो जो एंथैल्पी होता है H, दिस इज इक्वल टू U प्लस होता है ये PV के बराबर। तो बच्चे मुझे बोलो, अगर मैं चेंज इन एंथैल्पी लिखूं डेल्टा H, दिस विल बी डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। पहली बात, एंथैल्पी के बारे में और कुछ पॉइंट्स, यस, इट इज स्टेट फंक्शन, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इट इज a function of temperature only। तो एंथैल्पी भी जो है, जैसे कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंथैल्पी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर आपसे पूछा जाए डेल्टा H अपॉन डेल्टा P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो इसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि टेम्परेचर आप चेंज कर ही नहीं रहे हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा डेल H अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट P मान लो, तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, और टेम्परेचर इज द फंक्शन, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करता, इट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप सिस्टम का साइज चेंज करोगे तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ओनली। नाउ जो डेल्टा H है इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अगर मैं यहां पे लिखूं एट वेरिएबल, और हमसे क्या पूछा गया, एंड एक्सप्रेस द कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड इन एंथैल्पी
एट डिफरेंट कंडीशंस। हाँ, तो ये पहले एंथैल्पी के बारे में आप लिखोगे, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी द प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी टर्म, इट्स अ स्टेट फंक्शन, इट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर ओनली। ये एक दो चीजें लिख सकते हो। अब इसकी एक्सप्रेशंस देखते हैं, क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। और अगर आप बात करोगे एट वेरिएबल प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर आप दोनों प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करोगे तो जो डेल्टा एच का वैल्यू आता है दैट कम्स टू बी डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड, तो पहली आपके पास ये है और दूसरी आपके पास ये है। अब मसला है, अगर हमारे पास है डेल्टा एच, दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ए है डेल्टा पीवी। अगर मैं आपको बोलूं हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगी? तो आप लिखोगे डेल्टा एच, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, पी को बाहर निकालते हैं, इट विल बी पी डेल्टा वी। और अगर आपसे पूछा जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी, तो आप बोला डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। तो ये इसके लिए और एक एक्सप्रेशन बनेगी और ये इसके लिए और एक एक्सप्रेशन बनेगी। एट द सेम टाइम जो पी डेल्टा वी होता है दिस इज इक्वल टू एक्चुअली डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से स्टार मारते हैं और यहां से जो फॉलो होगा, जो यहां से बच्चे फॉलो होगा, जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा दिस विल बी डेल्टा यू प्लस, अब डेल्टा पीवी के बदले पी डेल्टा वी जो है यहां पे पी डेल्टा वी जो है इसके बदले हम डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी। और दिस इक्वेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ एंथैल्पी। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखो, डिफाइन एंथैल्पी एंड एक्सप्रेस कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड इन एंथैल्पी एट डिफरेंट कंडीशन। तो डिफरेंट कंडीशंस हमने ली, प्रेशर वॉल्यूम को दोनों को वेरिएबल रखा, उसके बाद हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, एंड इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एन जी आर टी भी हमने इसको लिखा। क्लियर? नाउ इसके बाद बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डेल्टा यू निकालना है एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन हमारे पास दी गई है और इसका डेल्टा एच भी दिया गया है। तो अभी अभी हमने सीखा जो डेल्टा एच है दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस होता है ये डेल्टा एन जी आर टी। अभी अभी हमने सीखा। तो इस रिएक्शन को हम फॉलो करते हैं ऐसे। आप देखो इस रिएक्शन में बच्चे डेल्टा एच का वैल्यू दिया गया है वहीं से 82 किलो जूल्स, और मुझे डेल्टा यू निकालना है। क्या मैं डेल्टा यू लिख सकता हूं डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अगर हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, तो मुझे बोलो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 82 किलो जूल्स, क्योंकि ये वही से दिया गया है किलो जूल्स में, माइनस डेल्टा एन जी। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकालो, और डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो कि गैसियस स्टेट में हो माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि गैसियस स्टेट में हो। तो इस रिएक्शन के लिए आप देखो गैसियस में CO2 ओनली है, ये भी सॉलिड में, ये भी सॉलिड में, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इसका एक ही मोल है। तो इसका मतलब डेल्टा एन जी का वैल्यू बच्चे आएगा 1 के बराबर। और अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू बच्चे 1 के बराबर आएगा तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 82 किलो जूल इंटू डेल्टा एन जी के बदले हम 1 लिखते हैं। आर का वैल्यू क्योंकि जूल्स में है तो आर का वैल्यू होता है 8.314 और इसको लिखते हैं 25 by 8। नो, इसको 25/3 भी लिख सकते हैं। हाँ, तो यहां पे R का वैल्यू 25/3 लिख सकते हैं इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 केल्विन, लेकिन हमें किलो जूल्स में निकालना है। ये जूल्स पर केल्विन में वैल्यू होता है जूल पर केल्विन पर मोल, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए R का जो वैल्यू आएगा मान लो 8.314 है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो यहां से हम डिवाइड करेंगे 1000 से। अब मुझे बोलो यहां से ये 3 0 खत्म, एक सेकंड 0.0, तो यहां पे और एक 0 आएगा, इट विल बी 100,
और यहां से बच्चे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इट विल बी 82 किलो जूल्स, माइनस आएगा 25 डिवाइडेड बाई 10, ये भी आएगा किलो जूल्स में, तो ये आएगा 82 किलो जूल्स, माइनस आएगा 2.5 किलो जूल्स, तो यहाँ से आएगा 79.5 किलो जूल्स आंसर, जो डेल्टा यू का वैल्यू आएगा। तो यहाँ आर का जो वैल्यू है 8.314, इसे सिंपलिसिटी के लिए सिंपलीफाई करने के लिए बच्चे आप 25/3 लिख सकते हो। और ये जो आर का वैल्यू होता है 8.314, ये होता है जूल्स में पर केल्विन पर मोल। इसको किलो जूल्स में निकालने के लिए, क्योंकि इसका वैल्यू किलो जूल्स में यहाँ पे है, तो इसको डिवाइड मैंने किया 1000 से, जो मैंने यहाँ पे लिखा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। आगे जाते हैं। गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ एंट्रोपी एंड फैक्टर्स ऑन विच एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन। सबसे पहली बात, जो एंट्रोपी होती है, जो एंट्रोपी होती है यहां पे लिखते हैं, अब देखो एंट्रोपी को लिखते हैं एस से। दिस इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, या बोलो और डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। अब मसला है, जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है नहीं निकाल सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी, कैन बी कैलकुलेटेड। इसको आप बच्चे कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो डेल्टा एस होता है, जो डेल्टा एस होता है, इसको आप निकाल सकते हो। और एक बात, जो डेल्टा एस होता है, ये होता है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। इसका मतलब जो डेल्टा एस है, दिस इज अ स्टेट फंक्शन। और अगर ये स्टेट फंक्शन है, अगर ये स्टेट फंक्शन है, क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है? जो डेल्टा एस है इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जो बच्चे डेल्टा एस होगा पर नंबर, या जो डेल्टा एस होगा पर मोल, वो सारी की सारी जो होगी, वो तब जाके कहलाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये आप एंट्रोपी के बारे में पहले कुछ पॉइंट्स लिखो। अब इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं। जो बच्चे आप फैक्टर्स लिखोगे, फैक्टर्स में आप लिख सकते हो टेम्परेचर। अच्छा, इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इसे लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। याद रखना। अब टेम्परेचर से क्या होगा? पहला फैक्टर जो है टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें आप क्या करोगे? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ऑन टेम्परेचर इंक्रीज, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, एक्चुअली हमारे पास जब भी हम एंट्रोपी पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास एनसीईआरटी ने दिए हैं, हमारे पास एक सिस्टम है विच कंटेन्स आइडियल गैस। और गैसेस की जो प्रॉपर्टीज होती है, इनमें 3 मोशंस होती है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ये तीनों मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो और वाइब्रेशनल मोशन हो, ये तीनों की 3 हो जाएगी इंक्रीज। इनकी वजह से जो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बच्चे इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो रैंडमनेस है, वो रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। और जब इनकी रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, हम बोलेंगे इनकी जो एंट्रोपी है, वो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? पहली बात। मैं चीज़ों को सिंपल रख रहा हूं, अदरवाइज मैं इसे रिलेशन से भी प्रूव कर सकता हूं, जहां पे आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, लेकिन उसे छोड़ते हैं। तो ये टेम्परेचर वाला इफेक्ट है। इधर अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अभी हमने देखा डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन यहां से फॉलो होता है डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये क्या है? बाय कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखा, दैट इज 100% करेक्ट।
आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हो, ट्रांसलेशन रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रैंडमनेस इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज होती है। लेकिन मसला क्या है, यहां पे बाय दिस इक्वेशन डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहां से तो डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और लेकिन यहां डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, जो हमने बाय थ्योरी पढ़ा कि यहां से एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो क्या है एक्चुअली, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये वाला जो क्यू न्यूमरेटर में है ये भी इंक्रीज होता है। नतीजे के तौर पे जो क्यू बाई टी का जो रेशियो है ये इंक्रीज होता है, और जब ये रेशियो इंक्रीज हो जाएगा तो हम बोलेंगे डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसको हम नहीं मानेंगे। समझ में आया? तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्यू भी बढ़ता है, अब क्यू भी बढ़ेगा, टी भी बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों का रेशियो बढ़ जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से डेल्टा एस बढ़ता है। सो डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये बात मुझे बोलनी थी यहां पे, ये आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना, सेकंड सेगमेंट जो इसका है, गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ एंट्रोपी एंड फैक्टर्स ऑन विच एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, इसमें हमने एक फैक्टर पढ़ा, दैट इज टेम्परेचर। अच्छा, दूसरा फैक्टर भी पढ़ते हैं, दो फैक्टर इज सफिशिएंट। प्रेशर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये आप जानते हो, और हमारे पास एक कंटेनर है जिस कंटेनर में आइडियल गैस है। आपने क्या किया, आपने बच्चे प्रेशर को इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपने डिक्रीज किया। जब वॉल्यूम आपने डिक्रीज किया तो मुझे बोलो, ये जो पिस्टन पहले यहां तक था अब ये यहां तक आएगा। अब जो मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक आएंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक आएंगे तो इनकी जो रैंडमनेस आएगी, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इनकी मोशंस रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इनकी जो रैंडमनेस आएगी, रैंडमनेस विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इनकी वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, तीनों का कंटेंट, तीनों का एक्सटेंट डिक्रीज हो जाएगा। जब तीनों का एक्सटेंट डिक्रीज हो जाएगा तो हम बोलेंगे जो एंट्रोपी है बच्चे, एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो यहां से फॉलो होता है जो प्रेशर है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या मैं ऐसे बोलूं, जो एंट्रोपी है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। आप प्रेशर को बढ़ाओगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक आएंगे, ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, जिसकी वजह से रैंडमनेस कम होती जाएगी। जब रैंडमनेस कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चे, एंट्रोपी जो होगी वो एंट्रोपी विल डेफिनेटली गोज डिक्रीजिंग। क्लियर? नाउ in this question what we have to see, we have to write the expressions of delta s for different processes. जो delta s बच्चे होता है ये होता है NCV ln of T2 upon T1 के बराबर प्लस NR ln of V2 upon V1 के बराबर। ये पहली इक्वेशन। और डेल्टा S को हम इन टर्म्स ऑफ CP भी निकाल सकते हैं, डेट इज NCP ln of T2 upon T1 प्लस NR ln of P1 upon P2। अब हमें ये डिफरेंट प्रोसेस के लिए निकालना है, तो डिफरेंट प्रोसेस के लिए अगर हमने निकालना है ये, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम प्रोसेस लेंगे, मान लो हमने लिया आइसोबैरिक प्रोसेस, और बच्चे आइसोबैरिक प्रोसेस में हम जानते हैं जो प्रेशर होता है दिस इज कांस्टेंट, dB का वैल्यू होगा 0, और हम कह सकते हैं जो P1 आएगा वो P2 के बराबर आएगा, और अगर P1 P2 के बराबर आया तो log ऑफ P1 अपॉन P2 जो है दिस विल बी 1, सो log ऑफ 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये वाली जो टर्म यहां से है इसको हम 0 मान सकते हैं, और डेल्टा S का वैल्यू आएगा इन दिस रिगार्ड NCP ln ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस NR ln ऑफ P1 अपॉन P2 लॉन लिखते हैं, तो ये वाली टर्म 0 के बराबर आएगी, और डेल्टा S का वैल्यू आएगा NCP ln T2 अपॉन T1।
दिस विल बी द इक्वेशन. नाउ अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखूं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो वॉल्यूम बच्चे होता है वो हम जानते हैं कि वो कांस्टेंट होता है, और dV का जो वैल्यू आएगा 0, और मैं लिख सकता हूं V1 विल बी इक्वल टू V2. और यहां से जो पहली इक्वेशन में V2 अपॉन V1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म 0 आएगी, और डेल्टा S का डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूं, ये आएगा NCV ln ऑफ T2 अपॉन T1. और अगर मैं आपको बोलूं तीसरी प्रोसेस जो हमारे पास होगी, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चे क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा S है, जो डेल्टा T है, टेम्परेचर इसमें एक्चुअली होता है कांस्टेंट, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो जो dt होगा इट विल बी इक्वल टू 0, और जो T1 होगा ये T2 के बराबर है. अब मैं दोनों इक्वेशंस में T2 अपॉन T1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 0 ये भी 0 आएगा, और डेल्टा S की दो इक्वेशंस आएगी, एक आएगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दूसरी आएगी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. तो ये आएगा NR ln ऑफ V2 अपॉन V1, और यही बराबर आएगा NR ln ऑफ P1 अपॉन P2. अब इन दो इक्वेशंस में आप किस इक्वेशन को यूज करोगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे. इस इक्वेशन को आप तब यूज करोगे व्हेन V1 एंड V2 आर गिवन. लेकिन अगर वॉल्यूम के बदले क्वेश्चन ने क्या किया है, प्रेशर के वैल्यूज दिए गए हैं, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे व्हेन P1 एंड P2 आर गिवन. क्लियर. और इसी तरह अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लिखोगे, अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लिखोगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा S जो आता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो आएगा 0, तो इस प्रोसेस को आप बोलोगे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस. लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस आएगी एडियाबैटिक की, ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हमने निकाला. लेकिन जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, इसके लिए बच्चे आप क्या करोगे, जो डेल्टा S आएगा आप डायरेक्टली लिखोगे NCP या CV ln ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस NR ln ऑफ V2 अपॉन V1. या आप सिंपली लिख सकते हो डेल्टा S NCP ln ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस NR ln of P1 upon P2. This is clear. Now, moving ahead. अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, इस पे फोकस करेंगे. ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इसको हमने एक्सप्लेन किया. अब बच्चे डिफाइन गिब्स फ्री एनर्जी एंड व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. तो गिब्स फ्री एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पे लिखते हैं दिस इज द एक्स्ट्रा अवेलेबल पोर्शन ऑफ एनर्जी. possessed by a system to do यूजफुल वर्क. और यूजफुल वर्क हम कहते हैं नॉन एक्सपेंशन वर्क. एक्चुअली मैं समझाऊंगा इसको, पहले मैं इसको लिखता हूं. हमारे पास वर्क जो होते हैं ना, ये होता है एक्सपेंशन वर्क और होता है नॉन एक्सपेंशन वर्क. जो एक्सपेंशन वर्क होता है इसमें आता है पीवी वर्क अगेंस्ट पी एक्सटर्नल, और इसमें हमारे पास केमिकल वर्क भी आ सकती है, इसमें इलेक्ट्रिक वर्क भी आ सकती है, मैकेनिकल वर्क भी आ सकती है, एटसेट्रा. मतलब जो अदर देन पीवी वर्क हो, दैट इज अदर देन पीवी वर्क. पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा.
अगर मैं यहां पे एक सिस्टम लेता हूं, इस सिस्टम में हमारे पास मान लो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब मैं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में गैसेस मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब गैस है, तो गैस के पास 3 मोशंस होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। पहली बात, जब कोई चीज गैस एग्जिस्ट करती है, व्हेन अ सबस्टेंस एग्जिस्ट एज अ गैस, व्हिच मींस इसके पास 3 मोशंस हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। और इन 3 मोशंस के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि गैस की एग्जिस्टेंस मेंटेन हो। मतलब गैस एग्जिस्ट तभी होता है एज ए गैस, सबस्टेंस तभी एग्जिस्ट होता है एज ए गैस व्हेन इट इज हैविंग 3 काइंड्स ऑफ मोशंस, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन, एंड जिनका एक्सटेंट बहुत अच्छा खासा होता है। तो मान लो इस सिस्टम के पास टोटल हमारे पास 100 जूल ऑफ एनर्जी है। आउट ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी 30 जूल एनर्जी ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है रैंडमनेस के लिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब आपने इस सिस्टम को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा, टेम्परेचर T, और इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी है 100 जूल, उसको H कहते हैं। इसमें से 30 जूल्स ऑफ एनर्जी ऐसा है जो इस सिस्टम के गैसेस मॉलिक्यूल्स को लगता है अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, उसका मतलब अपनी रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को शो कराने के लिए। और वहां से टोटल इसके पास 100 जूल था, 100 जूल में से 30 जूल एनर्जी इतने अपनी रैंडमनेस में यूज किया, वहां से बचा 70 जूल ऑफ एनर्जी जिसको आप कहते हो गिब्स फ्री एनर्जी, जो इस सिस्टम के पास अवेलेबल पोर्शन ऑफ एनर्जी है जिसको ये यूटिलाइज करके कोई यूजफुल वर्क कर सकता है, जो कि नॉन एक्सपेंशन वर्क होनी चाहिए, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल वर्क अदर देन पीवी वर्क। तो इसी जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया, ये छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप आगे आने वाली इक्वेशन को सीखो। जैसे आगे हमें एक इक्वेशन पढ़नी है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसका नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। जो डेल्टा एच इसमें है, चलो हम यहां पे दिखाते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जो डेल्टा जी होता है इसका नाम क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। जो डेल्टा जी बच्चे होता है, दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। आराम से देखो, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जो डेल्टा एच है इसे आप सिस्टम की टोटल एनर्जी मान के चलो, और जो टी डेल्टा एस है इसको आप रैंडमनेस का पैरामीटर समझ लो। और अभी अभी मैंने बोला अगर मेरे पास एक सिस्टम है, इसके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर गैस है तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी, रोटेशनल मोशन भी होगी और वाइब्रेशनल मोशन भी होगी। तो बच्चे मुझे यहां समझाओ, अगर टोटल एनर्जी में 100 जूल्स मान के चलूं तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू 100 जूल्स होगा। और अगर मैं यहां पे बोलूं इसकी रैंडमनेस के लिए 30 जूल एनर्जी लगती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, तो मैं टी डेल्टा एस का वैल्यू ये मान के चलूं 300 जूल। और आगे जो इसके पास अवेलेबल पोर्शन ऑफ एनर्जी बचेगा, दैट विल बी डेल्टा जी, दैट विल बी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच इज 100, टी डेल्टा एस इज 30, तो इट विल बी 70 एंड 70 विल बी द गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर? तो यही अवेलेबल पोर्शन ऑफ एनर्जी 70 जूल्स इसके पास ऐसे होगी जिसको यूटिलाइज कर सकता है नॉन एक्सपेंशन वर्क करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। आगे, अब आगे हमने क्या करना है, इस बात को सीखो। आगे हमें यह करना है, अगर हमारे पास डेल्टा जी है एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हमें क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पूछा गया है। हमारे पास एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी सिस्टम, दिस इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स। याद रखना, अगर डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 है, दैट इज नेगेटिव, विच इज इक्वल टू नेगेटिव, तो हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस। और इसके लिए जो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा
ये डेल्टा एस यूनिवर्स डेल्टा जी सिस्टम माइनस तभी आएगा डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होगा, डेट इज ग्रेटर देन जीरो। पहली बात। दूसरी बात, सर अगर डेल्टा जी सिस्टम जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, जिसको आप पॉजिटिव कहते हो, तब जाके आप कहोगे जो प्रोसेस होगी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, ये एक्चुअली है नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इस केस में जो डेल्टा एस यूनिवर्स का वैल्यू आएगा, इस इक्वेशन से ये फॉलो हो रहा है। अब देखो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स का वैल्यू होना चाहिए नेगेटिव, तो ये होगा लेस देन जीरो, जिसको आप कहते हो नेगेटिव। और तीसरी बात, अगर डेल्टा जी सिस्टम इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब सिस्टम जो है, प्रोसेस जो है, इक्विलिब्रियम पे है, और इस टाइम जो डेल्टा एस यूनिवर्स का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? अब आगे जाते हैं। ये मैंने पहले बोला कि स्पॉन्टेनिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है, डेल्टा जी सिस्टम शुड बी लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। तो इसको हम आगे लेते हैं। ध्यान दो, अगर मैं यहां पे क्या करूं, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में लिखना क्या है पहले, दिस इज एक्स्ट्रा अवेलेबल पोर्शन ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। नॉन एक्सपेंशन वर्क होना चाहिए। एक्सपेंशन वर्क किसे कहते हैं, नॉन एक्सपेंशन वर्क किसे कहते हैं, फिर मैंने एग्जाम्पल से सिखाया। एग्जाम्पल से सिखाने के बाद हम आगे गए, मैंने इस इक्वेशन को देखा, दिस इज व्हाट वी कॉल द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसके पैरामीटर्स देखिए, कौन सा पैरामीटर क्या होता है। फिर मैंने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बोला। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए जो क्राइटेरिया है, शॉर्ट में मैं फिर से बोलता हूं, फॉर स्पॉन्टेनिटी जो डेल्टा जी है should be negative, that is less than zero. Clear? Now अब हमारे पास एक क्वेश्चन डिफाइन हेसेस लॉ। तो यहां तक आपका थर्मोडायनेमिक्स पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब यहां से पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है, इसमें से हम 10-20 मिनट और देते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। हेसेस लॉ कहता है कि हीट ऑफ रिएक्शन जो होती है इज सेम वेदर द रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ। जैसे मेरे पास है ए, इसको हमने कन्वर्ट करना है बी में, और ये है डायरेक्ट पाथ। अब डायरेक्ट इसे कन्वर्ट कर रहे हो ए से बी, और इस केस में आपको जो हीट ऑफ रिएक्शन की चेंज आती है दैट इज डेल्टा RH1। ध्यान से, अब आप इनडायरेक्ट पाथ को चूज कर रहे हो। पहले आप ए से सी जाते हो, सी से डी जाते हो, और डी से बनाते हो बी। तो इस केस में जो एनर्जी की चेंज आती है डेल्टा RH2, दिस इज डेल्टा RH3, और इस केस में डेल्टा RH4। और आपका हेसेस लॉ आपको ये कहता है, चाहे आप डायरेक्ट पाथ से जाओ या यहां से लेके यहां तक जो आपने इनडायरेक्ट पाथ को चूज किया, दोनों में जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो सेम होगी। मींस जो आपका डेल्टा RH1 होगा, इट शुड बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा RH2 प्लस डेल्टा RH3 प्लस डेल्टा RH4। दिस इज व्हाट हेसेस लॉ मीन्स। क्लियर? आगे पूछा गया है डिफाइन हीट ऑफ रिएक्शन, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द हीट ऑफ रिएक्शन। जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है, हीट ऑफ रिएक्शन, या आप इसे कहते हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको रिप्रेजेंट सबसे पहले किया जाता है डेल्टा RH से, पहली बात। और इसका मतलब क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or released during a chemical reaction. अब मसला है, अब एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। अब इसमें दो केसेस आते हैं। एक और आता है बच्चे, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर बच्चे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा H का वैल्यू होता है, डेल्टा RH का वैल्यू, ये होता है पॉजिटिव,
और एक्सोथर्मिक को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ डेल्टा आर एच एंड इफ इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? आपके पास रिएक्टेंट होगा, यह आपको प्रोडक्ट देगा और यहां पे लिखा होगा डेल्टा आर एच का वैल्यू है पॉजिटिव। दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। या इसकी ऐसी भी रिप्रेजेंटेशन होगी, आर प्लस हीट इट गिव्स प्रोडक्ट, ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। या ऐसे भी हो सकता है आर गिव्स प्रोडक्ट माइनस हीट, ये भी एंडोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद यहां पे अगर आपके पास रिएक्टेंट है, इट गिव्स प्रोडक्ट और डेल्टा आर एच का वैल्यू जो है दैट इज गिवन टू यू नेगेटिव, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आपके पास रिएक्टेंट है आर गिव्स प्रोडक्ट पी प्लस दे रहा है हीट, तो इसको भी हम बोलेंगे ये भी एक्सोथर्मिक की रिप्रेजेंटेशन है। या तीसरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे आएगी, आर माइनस हीट देन इट गिव्स प्रोडक्ट, दिस इज आल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हम एग्जांपल लेते हैं वो आप डिसोसिएशन रिएक्शंस ले सकते हो, किसी भी डिसोसिएशन रिएक्शन को, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो आप एग्जांपल लेते हो वो बच्चे होती है, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, या आगे हमें और एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, कंबशन रिएक्शन। या आप कोई भी और प्रोसेस लो जैसे हैबर्स प्रोसेस है, इन सारी चीजों में, इन सारी रिएक्शंस में एनर्जी का रिलीज होता है। सो दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर एच। तो हम डेल्टा आर यू भी लिखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज द रीजन वी आर एक्चुअली टेकिंग डेल्टा आर एच। कांस्टेंट वॉल्यूम पे बहुत ही कम रिएक्शंस होती है, दैट इज द रेयर केस, इसलिए हम डेल्टा आर एच को लेते हैं, डेल्टा आर यू को नहीं लेते हैं। अब इसमें जो दूसरा सेगमेंट है, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स द हीट ऑफ रिएक्शन, तो हम यहां पे लिखेंगे जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेल्टा आर एच इज गिवन बाय किरशॉफ्स इक्वेशन। और वो हमें समझाता है, अगर आपके पास डेल्टा आर एच 2 है एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा आर एच 1 एट टेम्परेचर T1, ये होता है डेल्टा CPM मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू T2 माइनस T1। और जो डेल्टा CPM होता है ये होता है CPM ऑफ प्रोडक्ट माइनस CPM ऑफ रिएक्टेंट। इसको आप वहां पे लिख सकते हो। तो जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है ऑन डेल्टा आर एच इज एक्चुअली गिवन बाय किरचॉफ्स इक्वेशन, और किरचॉफ्स इक्वेशन इज डेल्टा आर एच T2 माइनस डेल्टा आर एच 1 एट T1 इज इक्वल टू डेल्टा CPM इनटू T2 माइनस T1। और डेल्टा CPM को आप निकाल सकते हो, CPM ऑफ प्रोडक्ट माइनस CPM ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? नाउ इसी को अगर मैं इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में लिखूं तो इट विल बी डेल्टा आर U2 एट टेम्परेचर T2 minus delta R U1 at temperature T1. This will be equal to delta CVM T2 minus T1. Simply. Clear? Now, moving ahead. Give a brief idea of following types of heat of reaction. सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को देखना है, उसके बाद हीट ऑफ कंबशन को, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को। These are actually the types of heats of reaction. तो सबसे पहले जो दिया गया है that is स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH0, और ये देता है the amount of heat absorbed or released during the formation of 1 mole of a product from its constituent atoms or molecules in standard state या at standard। जैसे कि हमारे पास ये लिखा नहीं है, मान लो हमारे पास है 1/2 of H2, ये गैस में है, एंड 1/2 of Cl2, ये भी गैसेस स्टेट में है, और यहां से 1 मोल HCl बनता है जो कि गैसेस स्टेट में है। अगर बच्चे ऐसा है तो इस रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए, दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, उसके लिए हम डेल्टा आर एच पहली बात लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी डेल्टा आर एच लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेते हैं तो डेल्टा आर एच नॉट लिखते हैं। लेकिन इसी रिएक्शन के लिए हम
लिख सकते हैं डेल्टा एफ एच नॉट भी, और ये आपस में दोनों बराबर होंगे क्योंकि हमने द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ प्रोडक्ट। अब देखो 1 मोल ऑफ अ प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स H2 से, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स Cl2 से एट स्टैंडर्ड स्टेट, और स्टैंडर्ड स्टेट हाइड्रोजन की H2 ही होती है और Cl2 की स्टैंडर्ड स्टेट Cl2 ही होती है। समझ में आया? इसी में अगर मैं और एक एग्जांपल ऐड कर लूँ, मान लो मेरे पास है P4 एंड दिस इज सॉलिड, इसमें बच्चे हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं 5 टाइम्स O2 एंड इट गिव्स यू P4O10। अब यहां से देखो, यहां आपने ये गैस, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट O2 होता है, फॉस्फोरस की स्टैंडर्ड स्टेट P4 होती है सॉलिड में, इन दोनों को रिएक्ट करके आप 1 मोल ऑफ P4O10 बनाते हो। इसका मतलब इसके लिए भी आप डेल्टा RH नॉट लिख सकते हो डेल्टा FH नॉट के बराबर। मतलब जो हीट ऑफ रिएक्शन की चेंज इसमें आएगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगी एट स्टैंडर्ड स्टेट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे और एक एग्जांपल अगर मैं दूं, Na है, सॉलिड है, इसमें आप 1/2 ऑफ Br2 लिख लो, लेकिन Br2 की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है बच्चे वो लिक्विड होती है, और यहाँ पे आपको NaBr सॉलिड मिलेगा और ये 1 मोल मिलेगा। ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट Br2 लिक्विड से बना है और स्टैंडर्ड स्टेट सोडियम सॉलिड स्टेट में मिला है। तो इसके लिए भी आप लिख सकते हो जो डेल्टा RH नॉट होगा ये डेल्टा HF नॉट के बराबर होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। डन। सेकंड, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, उसे कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। जैसे यहाँ पे CH4 का 1 मोल है, हमने उसको O2 के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और O2 मिलेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 1 कार्बन, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 लिखते हैं, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपने 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को कंबस्ट किया है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को कंबस्ट किया है, कंप्लीटली कंबस्ट किया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। तो इस रिएक्शन के लिए आप सबसे पहली बार डेल्टा RH लिख सकते हो और यही एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगी। जब आप 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को कंप्लीटली कंबस्ट करोगे, वहां से जो हीट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगी वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन के बराबर होगी। इज दैट क्लियर? नाउ हमारे पास H2 प्लस O2 है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं H2 प्लस O2, यह आपको देगा H2O, और यहां से मैं लिखता हूं ट्वाइस H2 प्लस O2, ये भी देता है वाटर H2O। लेकिन इधर अगर मैं बैलेंस करूं, यहां पे मैं लिखूं 1/2 ऑफ O2, यह आएगा 1 मोल ऑफ H2O। लेकिन यहां पे ट्वाइस H2 है, यहां पे ट्वाइस लिखते हैं तो यहां पे आएगा, वेट, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, इधर O2 लिखते हैं, प्लस ट्वाइस वाटर। तो मुझे बोलो, सबसे पहली बात जो मैंने अभी आपको बोला, किसी भी रिएक्शन के लिए, थर्मोडायनेमिकल रिएक्शन के लिए आप डेल्टा RH लिख ही सकते हो। इधर भी डेल्टा RH लिख सकते हैं, इधर भी डेल्टा RH लिख सकते हैं, लेकिन इधर का डेल्टा RH आपको एग्जैक्टली एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन के बराबर होगा, लेकिन इधर का डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को कंबस्ट किया कंप्लीटली, यहां पे आपने 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को कंबस्ट किया है कंप्लीटली, और जो डेफिनेशन है वो आपको कहता है ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल। 1 मोल इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पे 1 मोल है, यहाँ पे बच्चे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, और जो 1 मोल है उसके रेस्पेक्ट में आप जो भी हीट चेंज इसमें आएगी डेल्टा RH वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर ही होगी। समझ में आया? सो दिस इज हीट ऑफ कंबशन। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस या इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब न्यूट्रलाइजेशन होती है, यहाँ से जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो हीट एनर्जी निकलती है, दैट इज -13.7 किलो कैलोरी और -57.1 किलो जूल्स। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, पहले इस बात को सीखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं, लेकिन इसका भी होना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी होना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर दोनों के 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन H, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज -13.7 किलो कैलोरी, या आप कह सकते हो -57.1 किलो जूल्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि हमेशा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन ना हो। मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और साथ में वीक बेस है,
या मैं बोलूं कि हमारे पास वीक एसिड है और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस है, इस केस में भी न्यूट्रलाइजेशन होगी, दैट इज करेक्ट, न्यूट्रलाइजेशन होगी। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन जब होगी, जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी दैट विल बी लेस देन -13.7 किलो कैलोरी, या आप बोलोगे दैट विल बी लेस देन -57.1 किलो जूल्स। और एक बात ऐसा भी हो सकता है वीक एसिड और वीक बेस आपस में इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपस में न्यूट्रलाइज करेगा, तो न्यूट्रलाइज करने के बाद जो हीट होगी दैट विल बी लेस देन 13.7 किलो कैलोरी, या लेस देन -57.1 किलो जूल। Clear? And the last one, bond energy and bond dissociation energy. बच्चे जो bond energy होती है, this is the average of the enthalpies required to break bonds in free atoms in gaseous state. और जो bond dissociation energy है, this is the enthalpy to break one given individual bond. जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, एग्जाम्पल में इसको करते हैं खत्म। मान लो मेरे पास है वाटर H2O, आपने पहले एक OH बॉन्ड तोड़ा और H निकला बाहर, उसके बाद आपने इस OH को तोड़ा, आपको O निकला बाहर, H निकला बाहर। तो इसके लिए जो आप लिखोगे डेल्टा RH1, ये होगा डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट। इसके लिए आप डेल्टा RH2 लिखोगे, डेट विल बी डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सेकंड। क्योंकि यहां पे आपने एक बॉन्ड तोड़ा, यहां पे आपने दूसरा बॉन्ड तोड़ा। अब आप बोलोगे सर यहां पे भी हमने OH बॉन्ड तोड़ा, यहां पे भी OH बॉन्ड तोड़ा, लेकिन पहले में आपका OH बॉन्ड का एनवायरनमेंट कुछ यूं था और यहाँ पे OH बॉन्ड का एनवायरनमेंट कुछ यूं है, तो दोनों एनवायरनमेंट्स डिफरेंट है। यहाँ जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगी होगी वो डिफरेंट होगी दैन इन ब्रेकिंग द सेकंड OH बॉन्ड, क्योंकि ये वाला OH बॉन्ड के साथ बगल में दूसरा OH बॉन्ड भी और ये अकेला OH बॉन्ड है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में डिफरेंस होगी। और इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं इन जनरल, आप बोलो डेल्टा RH इस इक्वेशन के लिए, इस OH बॉन्ड के लिए क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये डेल्टा RH1 प्लस डेल्टा RH2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, या आप लिखोगे डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। तो बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली एवरेज वैल्यू है इंडिविजुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का, जो आपको एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए लिखते हो। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, अगर मेरे पास H2 है, इसमें एक ही बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए H अलग, तो इसके लिए जो डेल्टा RH होगा ये डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होगा। तो इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं व्हाट विल बी द डेल्टा RH ऑफ H2, यू विल डायरेक्टली टेल मी दिस विल बी द डेल्टा BDA ऑफ H। समझ में आया? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोथ आर सेम, क्योंकि एक ही बॉन्ड है तो बोथ आर सिमिलर। लेकिन जो बच्चे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी एवरेज वैल्यू होता है इंडिविजुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का, ये आपको जहन में रखना है। क्लियर? अब इधर इसने पूछा है गिव कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा RH इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए गिवन रिएक्टेंट। तो जो डेल्टा RH होता है, आपको डेल्टा RH निकालना है, दिस इज इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस bond energy of products. Now let me tell you one more thing that is interesting too. Okay, leave it. Bond energy को represent किया जाता है epsilon E से, तो this will be E of reactants minus E of products. अब reactants के साइड में आपके पास CH वाले बॉन्ड कितने हैं? 1, 2, 3 and 4। तो आप लिखोगे 4 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड्स। ये पहली बात, मुझे बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स की निकालनी है, और रिएक्टेंट्स के साइड में आप देखो CH बॉन्ड 4 है, तो 4 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड्स प्लस, अब देखो C डबल बॉन्ड C भी है और एक ही है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C। दूसरी बात, और तीसरी बात, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये आपके पास आएगी एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। माइनस करोगे आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज एनर्जी ऑफ, अब देखो CH बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5
N6, तो it will be 6 multiplied by bond energy of CH bonds प्लस आएगा कार्बन और कार्बन का बॉन्ड COC. So this will be the delta RH in terms of bond energies. So this is all I am having from your chapter thermodynamics. तो यहाँ तक मेरे साथ पढ़ने के लिए थैंक्स and best of luck. And I repeat for each and every person in the house, अगर आप सारा करोगे जो मैंने बोला अभी तक, आप अपने बोर्ड्स में से थर्मोडायनेमिक्स में से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो. दैट्स माय प्रॉमिस. थैंक्स.